हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। और आज हम इस वीडियो में जो है वो प्राचीन इतिहास के कुछ बचे हुए अपने प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्राचीन इतिहास की 2 क्लासेस की हैं और उसमें आप सभी को बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को जो है वो डिस्कस करवाया है। उम्मीद है कि वो दोनों वीडियो आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। और इतिहास के अलावा भूगोल और पॉलिटी, ईवीएस और साइंस की भी प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप जो है जाके जो है वो सारी क्लासेस को देख सकते हैं और सभी के सभी हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, तो आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर हम डेली क्लास की पीडीएफ और महत्वपूर्ण अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा उसका भी लिंक जो है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम समय न बर्बाद करते हुए सीधा अपने क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप सभी को जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाया करे। इससे क्या होगा कि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में जो है वो शेयर कर दीजिएगा। हमारा पहला जो सवाल है वो है कि अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है। तो कल हमने बात करी थी कि भाषा कौन सी है अशोक के स्तंभ पर। तो अशोक के स्तंभ पर जो है वो भाषा कौन सी है शिलालेखों पर, तो वो प्राकृत भाषा है। और अगर हम लिपि की बात की जाए तो अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है। तो देखिए, अशोक के स्तंभ पर जो सबसे ज़्यादा लिपि जो आपको देखने को मिलती है वो हमारी जो है ब्राह्मी लिपि देखने को मिलती है। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। और इसके अलावा जो है वो कहीं कहीं पर जो है वो खरोष्ठी लिपि भी देखने को मिलती है, लेकिन आपको खरोष्ठी और नहीं दिया गया है तो हम ब्राह्मी को ही जो है सही विकल्प मानेंगे। इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे देखिए 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2024 में आपसे ये सवाल पूछा गया था, तो दोबारा आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है और उसके अभिलेखों को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ठीक है, शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इनमें से कौन सा प्रमुख स्थान है? शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरागुड़ी और सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख में जो है और प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में जो है वो लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि जो है वो ब्राह्मी ना होकर खरोष्ठी है। और तक्षशिला से जो है अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख मिला है। और सेरेकुना नामक स्थान से ग्रीक तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय ग्रीक एवं अरमाइक भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से जो है अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख जो है प्राप्त होता है। तो मुख्यतः हम कह सकते हैं कि ब्राह्मी और खरोष्ठी और अरमाइक लिपि जो है वो जो है इनके अशोक के अभिलेखों में जो है वो प्रयोग की गई है। लेकिन आपको ऑप्शन में केवल ब्राह्मी है, तो इसीलिए हम ब्राह्मी पर ही टिक करेंगे और उसको ही सही मानेंगे। देखिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था और बुक में जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था और इसका जो ऑप्शन है वो बी लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, लेकिन बी जो है वो नहीं होगा। आपका ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो कौन सी जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये हमारी खरोष्ठी लिपि थी। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। CDPO 2005 में आपसे ये सवाल जो है वो पूछा गया था। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी। तो दाहिने से बाएं की ओर कौन सी लिखी जाती थी? अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा पिछले क्वेश्चन में कि वो कौन सी लिपि थी, तो वो खरोष्ठी लिपि थी। इसलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया था। पहले आपने देखा कि CDPO प्री 2005 में आपसे पूछा गया और फिर जो है बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, तो आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और उसके एक्सप्लेनेशन भी जो है वो ध्यान से पढ़ने हैं। हमारा अगला सवाल है कि अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था। तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आप सभी को उम्मीद है कि इसका जवाब भी पता होगा। तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ये पहली बार पढ़ा गया था और ये सवाल आपका बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में आपसे पूछा गया है। देखिए, अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने का श्रेय जो है जेम्स प्रिंसेप को है और 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी इन्होंने। ठीक है, ये याद रखिएगा। हमारा अगला जो सवाल है,
आपसे कह रहा है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो ब्राह्मी लिपि को जो है वो सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो यूपी पीसीएस सप्लीमेंट्री और मेंस एग्जाम में 2008 में पूछा गया है, और 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल पूछा गया है। तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो उसी ने पढ़ा था जिसने आपके अशोक के अभिलेखों को जो है वो पहली बार पढ़ा था। किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो आपसे कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो पाटलिपुत्र को जो है वो सबसे पहले राजधानी किसने बनाई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी राजधानी, इसको जो किसने राजधानी बनाई थी, तो वो उदयन ने बनाया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हर्यक वंश का शासक था उदयन, उसने जो है वो सबसे पहले किसको राजधानी बनाया था, तो वो पाटलिपुत्र को बनाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और उसने अपनी राजधानी जो है वो राजगृह से जो है, पहले जो है मगध साम्राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, तो वो राजगृह, या अभी के टाइम पे हम उसको राजगीर कहते हैं, वो हुआ करती थी। किंतु विकल्प में आपको उदयन कहीं नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए विकल्प सही मान रहे हैं, पर आपको ए विकल्प सही मानना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए विकल्प इसका सही उत्तर नहीं होगा। तो आप याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो उदयन होगा। ठीक है, उदयन होगा, इसीलिए हमारा इसमें से कोई जो है वो सही नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो है पाटलिपुत्र की स्थापना जो है वो कहाँ पे हुई थी, तो ये गंगा और सोन नदी के संगम पर हुई थी। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 नंबर का सवाल आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। अभी तक बना नहीं है, तो आगे हो सकता है कि बन जाए। हमारा अगला सवाल है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, तो बृहद्रथ था। और इसे जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है इसकी हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। आपसे बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, और बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई थी 104-84 ईसा पूर्व में। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महानतम सम्राटों में से होती है, और वह ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन जो है वो स्थापित किया था। तो याद रखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि जो बृहद्रथ था वो बहुत ही कमज़ोर राजा था, और अपने जो है वो साम्राज्य की रक्षा भी नहीं कर पा रहा था, और जो है पब्लिक भी इनके मतलब विरोध में हो गई थी। तो इसीलिए इनके सेनापति जो पुष्यमित्र शुंग थे, इन्होंने जो है इनको गद्दी से हटा दिया और इनकी हत्या कर दी, और अब शुंग वंश की स्थापना की थी। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि वो कौन था, तो बृहद्रथ था। ये याद रखिएगा, बृहद्रथ था। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। पतन अधिकांशतः उचित था, ये तथ्य जो है वो किसने कहा है। तो अशोक की नीति क्या थी, जब उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा उसके बाद इन्होंने क्या हुआ कि अहिंसा का एकदम से वो कर लिया। ठीक है, तो आपका जो है इनकी नीतियों के तहत ही जो है वो मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। और ऐसा किसने कहा है, तो ये रोमिला थापर जी ने कहा है, रोमिला थापर जी ने। इसीलिए जो है हमारा विकल्प जो है वो ए जो है वो सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए, प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही जो है वो मौर्य साम्राज्य का जो है वो पतन हो गया था। हमारा अगला सवाल है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने अपने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो ये मैं क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुका हूँ। 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में आपसे पूछा गया है। तो ये किसने किया था, तो ये आजीविकों ने किया था। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो मौर्य काल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था वो था तक्षशिला। इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आपसे 67वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया है। और वैशाली जो है वर्तमान में बिहार का एक जिला है, और प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा रहा। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वज्जी संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था, और महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार जो है इसकी स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। और तक्षशिला जो है वो मौर्य काल में हिंदू बौद्ध शिक्षा का जो है प्रमुख केंद्र था, और यहाँ विश्व भर से लोग जो है वो पढ़ने आते थे। तो इसीलिए हमारा जो है वो सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल जो है वो मौर्योत्तर काल से है, और आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। अब कहाँ से संपर्क था, तो जावा और सुमात्रा से इनका संपर्क था, और वहाँ से जो है ये व्यापार भी करते थे। ये जो है आपका सवाल 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में आपसे पूछा गया है। देखिए, पाल वंशी शासक देवपाल
बौद्ध मतानुयायी था और लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। इन्होंने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि किसने जो है वो शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को जो है वो 5 गांव जो है बौद्ध विहार बनाने के लिए दान में दिया था, तो वो किसने दिया था? तो देवपाल ने दिया था। ये भी याद रखिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से पुनः कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जो है वो शेयर कर दीजिए। देखिए 64वीं बीपीएससी में आपसे पूछा जा रहा है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए कहा गया था। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कौन सा क्या किसका नाम सुना? तो वो बालपुत्र देव थे। कौन था? बालपुत्र देव था। इसीलिए हमारा जो है सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया था। और हमारा जो अगला सवाल है वो कह रहा है कि किस अभिलेख में रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। तो रुद्र दमन का कौन सा अभिलेख मिला है? तो रुद्र दमन का जो है वो जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त हुआ है और उसी में जो है इसकी जो है वो विभिन्न उपलब्धियां जो है वो वर्णित है और इसका जो है विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन जो है वो रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। जूनागढ़ अभी कहाँ पे है? तो जूनागढ़ जो है वो गुजरात में देखने को मिलता है। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो सवाल था वो 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया है। देखिए जूनागढ़ के जूनागढ़ से रुद्र दमन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर यह उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं और यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में जो है वो लिखा गया है। इसमें रुद्र दमन की विभिन्न उपलब्धियों का सुंदर जो है प्रकाश डाला गया है। हमारा जो अगला सवाल है वो आपसे 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित जो है संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत जो है वो किसने करवाई थी? तो इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? तो ये जो है वो रुद्र दमन ने करवाई थी। किसने करवाई थी? तो रुद्र दमन ने करवाई थी। याद रखिएगा सी विकल्प जो हमारा है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए रुद्र दमन 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख जो है गुजरात में गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ है और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक का सबसे प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सबसे प्राचीन है। ठीक है, इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की जो है वो सूचना प्राप्त होती है। किसने करवाया था? तो रुद्र दमन ने करवाया था। ये याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला सवाल है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर जो है वो स्वर्ण मुद्रा का या सोने की मुद्रा का जो है वो प्रचलन किया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, भूलिएगा मत। ये जो है वो विम कडफिसियस ने कराया था। किसने? विम जो है कडफिसियस ने कराया था। ये कुषाण वंश के शासक थे, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है हमारा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में आपसे पूछा गया है और कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विम कडफिसियस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय जो है वो प्राप्त है। हमारा अगला सवाल है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने जो है वो भारत पर शासन किया? ठीक है, तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो वो हमारा कण्वा या कर्ण वंश था। ठीक है, कर्ण वंश था, याद रखिएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में पूछा गया है। 2001 और 2 में आपसे ये सवाल पूछा गया था। देखिए शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। देवभूति था। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसकी हत्या करके? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक विहद्रथ की हत्या करके और अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्र द्वारा वो मार डाला गया। और वसुदेव ने जो है जिस नवीन राजवंश की स्थापना की नींव डाली वह कण या कड़यान वंश के नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी जो है वो ब्राह्मण वंश था। हमारा अगला सवाल है जो है गुप्त और गुप्तोत्तर युग से संबंधित है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके जो है वो सत्ता प्राप्त की थी? तो ये जो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय था। सी विकल्प जो हमारा ये हमारा सही हो जाएगा। इसने जो है अपने बड़े भाई की हत्या करके गद्दी को हथिया लिया था। देखिए आपसे 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2022 में आपसे सवाल पूछा गया है कि समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बना, लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या करके उसकी पत्नी ध्रुव देवी से जो है विवाह कर लिया और शकों के विरुद्ध जो है विजय प्राप्त की थी। हमारा अगला सवाल है कि प्राचीन भारत का जो है नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बार बार आपसे कई प्रकार के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है।
तो ये जो है वो नेपोलियन को कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। ठीक है, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन जो है वो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। और इसके लेखक कौन थे? तो हरिसेन थे। 1 नंबर का सवाल आपसे यहाँ से भी बन सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किसने लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो हरिसेन के द्वारा लिखित है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था वह कौन था? तो 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी प्री 2011 तक ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो वो कौन था? तो वो स्कंदगुप्त था। कौन था? तो स्कंदगुप्त था। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हुड़ों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ था और स्कंदगुप्त के हाथों वो बुरी तरह जो है परास्त हुए थे। यूएस राय के अनुसार इस हुड़ आक्रमण का नेता खुसनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को जो है वो तेज कर दिया। और स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6वीं शताब्दी के उत्तर में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर जो है हुड़ों ने कब्जा कर लिया था। हमारा अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है वो कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है वो कुमारगुप्त था। कौन? कुमारगुप्त। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे कई एग्जामों में पूछा गया है। और 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में आपसे ये सवाल पूछा गया था। देखिए, फैनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है वो शक्रादित्य था। शक्रादित्य, जिसे देखिए इन्हीं को ही जो है शक्रादित्य के नाम से भी जाना जाता था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महत्ता श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान जो है कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। और कुमारगुप्त की प्रसिद्ध जो है उपाधि कौन सी थी? तो महेंद्रादित्य थी। ठीक है, महेंद्रादित्य थी, याद रखिएगा। शक्रादित्य या इनको महेंद्रादित्य भी कहा जाता था। हमारा अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? ठीक है, तो मौर्य युग है या कुषाण युग है या गुप्त युग है या पाल युग है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा गुप्त युग हो जाएगा। ठीक है, गुप्त युग। 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्त शासकों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया और सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने इस विहार को दान दिए। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था आप सभी को बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी जो है बौद्ध धर्म दर्शन, वो सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी प्री 1997 से 98 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, यह जो है वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। ठीक है, इसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है वो भारत आया था। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नौ नालंदा महाविहार जो है वो किसके लिए विख्यात है? तो वो पाली अनुसंधान केंद्र के लिए विख्यात है। याद रखिएगा, यहाँ पे जो है वो पाली भाषा का जो है अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थापित है। 48वें से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 तक ये सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नौ नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है और 20 नवंबर 1951 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसके केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से जो है पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु जो है वो विद्यार्थी आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो विनाश का कारण क्या था? तो आप सभी को पता होगा कि वो मुसलमान थे। ठीक है, मुसलमान। बख्तियार खिलजी ने जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था और वो एक मुसलमान शासक था। 43वीं बीपीएससी पूरी 1999 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। हमारा अगला सवाल है कि नीचे जो है 2 वक्तव्य आपको दिए गए हैं और दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताइए इनमें से कौन सा सही है। ठीक है,
12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। आपसे कह रहा है कि 12वीं शताब्दी तक जो है वो नालंदा जो है वो महाविहार का पतन हो गया था। तो हमारा कारण जो है, कथन जो है ये सही है। और कारण आपसे कह रहा है कि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो राजकीय प्रशय जो है वो ऐसा नहीं है कि राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था, ठीक है। तो ये तो बंद हो गया था या पतन हो गया था, सही है, लेकिन इसका कारण जो है वो ये नहीं था। कथन तो दोनों सही है, लेकिन कारण जो है पतन का ये नहीं था। तो इसीलिए हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो देखते हैं। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, आपसे सवाल जो है वो 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया था। तो नालंदा में एक विख्यात बौद्धपीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया और 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप जो है इसका जो है पतन हो गया था। देखिए, किसके फलस्वरूप पतन हुआ था, मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप। यहाँ देखिए, जो वित्त या आश्रय मिलना बंद हो गया था इसकी वजह से नहीं हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इसीलिए जो है हमारा बी विकल्प सही हो रहा है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो है वो सही कौन से हैं ये आपको बताना है। 69वीं बीपीएससी पूरी 2023 में आपसे पूछा गया है और इस तरह के जो सवाल है वो ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। देखिए, फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। और दूसरा आपसे कह रहा है कि ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए, थोड़ा सा उल्टा हो गया है। फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है वो भारत आया था। ह्वेनसांग जो है वो हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। तो दोनों ही सही नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा दे दिया गया है। फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में आया था और जो ह्वेनसांग है वो हमारा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगर हम बात करें तो चीनी यात्री फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया और वहाँ के लोगों का जो है वो जीवन का विस्तृत विवरण लिखा। इसके अलावा अगर हम ह्वेनसांग की बात करें तो ह्वेनसांग जो है वो हर्ष के काल में भारत आया था, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी इन्होंने, ठीक है। ये आपको बताना है कि जो चीनी यात्री फाहियान थे ये किसके शासनकाल में भारत आए थे, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले आप सभी ने देखा कि चंद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त दो थे जिनको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, तो उनके शासनकाल में जो है ये कहाँ पे आए थे, तो ये भारत आए थे और भारत की यात्रा की थी। इसीलिए हमारा बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। आपसे जो सवाल है वो 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया था। तो याद रखिएगा, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो चंद्रगुप्त दो के शासनकाल में। हमारा अगला सवाल है कि चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा की थी। तो चीनी यात्री सुंगयुंग ने, अब शायद नाम भी ना सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। 60 से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में अब ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो इन्होंने कब यात्रा की थी, तो 518 से लेके 521 ईस्वी तक की इन्होंने यात्रा की थी भारत की। और यहाँ पे जो है वो कोई भी ऑप्शन जो है इस तरह से नहीं दिया गया है, इसीलिए हमारा ई विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ई विकल्प उपयुक्त में से कोई नहीं जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और चीनी यात्री सुंगयुंग ने 518 ईस्वी से 521 तक की भारत की यात्रा की और इन्होंने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियाँ एकत्रित की थी। हमारा अगला सवाल है जो 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में आपसे पूछा गया है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था। तो इत्सिंग ने जो है वो 671 ईस्वी से लेके और 695 ईस्वी के बीच में जो है वो भ्रमण किया था। इसीलिए हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं, जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, चीनी यात्री सिंह ने जो है वो 671 से 695 ईस्वी तक जब वह युवक था उसने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उनके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया और वह अकेले कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा था। वह जो है दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था और सुमात्रा होते हुए चीन वापस लौट गया था। हमारा अगला सवाल है कि नगरों का जो है क्रमिक पतन जो है वो किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, ठीक है। याद रखिएगा कि नगरों का जो क्रमिक पतन हुआ वो किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये किसकी विशेषता थी, तो ये गुप्त काल की थी, ठीक है। याद रखिएगा, ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आपसे 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में ये सवाल जो है वो पूछा गया है। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहाँ आवासन में पर्याप्त
विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर घनसांग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हरहार, सोनपुर, सोहगौरा एवं उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र जो हैं वो हास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीयों के लिए व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा बंदरगाह जो है वो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो ये कौन सा बंदरगाह था? तो कौन सा बंदरगाह था? तो ये कल्याण और ताम्रलिप्ति और कैम्बे जो था यहाँ से जो है वो उत्तर भारतीय व्यापार होता था। ठीक है, और जो हमारा भड़ोच था, भड़ोच कहाँ पे था? तो ये जो है वो इसको जो है वो भृगुकच्छ भी कहते थे और ये पश्चिमी भारत से जो है व्यापार करता था। तो याद रखिएगा कई विकल्प सही हो रहे हैं, इसीलिए हमारा जो ई विकल्प होगा उपयुक्त में से एक से अधिक वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में सवाल पूछा गया है। और गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख महत्वपूर्ण बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। और पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह जो था भृगुकच्छ, जिसे भड़ोच कहा जाता है, वो था जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण और कैम्बे जो से भी जो है उत्तरी भारतीय व्यापार होता था। तो इसीलिए हमारा कई विकल्प सही हो रहे हैं। हमारा अगला सवाल है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है अनुदान में दिए थे। तो ये जो हो जाएगा इसका ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। गुप्त वंश के शासकों ने सबसे ज़्यादा मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है वो अनुदान में दिए थे। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में आपसे ये सवाल पूछा गया था। देखिए, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उससे स्पष्ट होता है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी जो है वो ग्रहीता को जो है वो सौंप दी जाती थी। हमारा अगला सवाल है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर कितनी थी। तो ये दर कितनी थी आपको बताना है कि चौथी भाग थी या छठवां भाग था या आठवां या आधा। तो ये उपज का जो है वो छठवां भाग होता था, मतलब 1/6 होता था। याद रखिएगा 1/6 होता था। 42वीं बीपीएससी प्री 1997-98 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का जो है वो छठा भाग जो है वो राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था। गुप्त अभिलेखों से भूमि को जो है भाग अथवा उडक कहा जाता था। ठीक है, यही भी याद रखिएगा। भूमि को क्या कहा जाता था? भूमि कर को तो भाग और उडक कहा जाता था। हमारा अगला सवाल है किस प्रकार की भूमि को जो है अप्रहत कहा जाता था। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? 60वीं से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में आपसे पूछा गया है। तो जो बिना जोती हुई जंगली भूमि होती थी उसे अप्रहत कहा जाता था। याद रखिएगा ए विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि बिना जोती हुई भूमि जिस पर खेती न की गई हो उसे अपराध भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद था। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो है कि गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, वह किसके द्वारा जारी की गई थी आपको बताना है। तो शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे? तो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में आपसे पूछा जा रहा है। तो शीशे के सिक्के जो जारी किए थे वह सातवाहनों के द्वारा जारी किए गए थे, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, गुप्त काल में शीशे के सिक्के जो है पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या सातवाहन शासकों के द्वारा जारी की गई थी। धातव्य है कि सातवाहन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने की थी और इसकी वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को क्या कहा गया है? तो आंध्रभृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। हमारा अगला सवाल है कि प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति या जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं उसका लेखक कौन था? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था अभी क्लास में ही कि किसने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति, तो वो हरिशरण ने लिखी थी, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और आपसे ये सवाल जो है बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में पूछा गया है। देखिए, इलाहाबाद की जो प्रशस्ति है उसका लेखक क्या था, कौन था? हरिशरण था। हरिशरण ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के प्रशासनिक पदाधिकारियों के भी नाम मिलते हैं जो निम्नलिखित हैं: संधि विग्राहक, कुमारमात्य तथा महादंडनायक इत्यादि। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने पुराणों में जो उनको श्री पर्वतीय कहा गया है? तो किसे कहा गया है श्री पर्वतीय, ये आपको बताना है। तो श्री पर्वतीय किसको कहा गया है? तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को जो है वो जो पुराणों में है वो श्री पर्वतीय कहा गया है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे 65वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय, श्री पर्वत का शासक या आंध्रभृत्य या आंध्रों का नौकर
कहा गया है, पहले वे सातवाहन के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री शांतमूल था। श्री शांतमूल था, ये याद रखिएगा। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी आपको बताना है। तो इसका जो स्थापना की थी वो किसने किया था? तो पुष्यभूति ने किया था, पुष्यभूति ने। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में आपसे 2022 में ये सवाल पूछा गया था, और वर्धन राजवंश की जो स्थापना की थी वो पुष्यभूति ने की थी। बाणभट्ट की रचना जो है हर्षचरित के अनुसार वर्धन राजवंश की स्थापना जो है पुष्यभूति नामक एक व्यक्ति ने थानेश्वर, या जिसे हम स्थानेश्वर भी कहते हैं, यहाँ पर की गई थी। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, तो हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो वह वर्धन वंश का शासक था, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि कवि बाण कहाँ का निवासी था? तो कवि बाण जो है वो कहाँ का निवासी था, ये आपको बताना है। तो कवि बाण जो है वो जो है इनका जन्म जो है वो प्रीतिकूटा नामक गांव में हुआ था, याद रखिएगा प्रीतिकूटा। तो यहाँ पे जो है वो प्रीतिकूटा कहीं भी दिख नहीं रहा है, इसीलिए हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं जो विकल्प है डी हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो बाणभट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रीतिकूटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम जो है वो राजदेवी था। हमारा अगला सवाल है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हा से हर्षवर्धन और हा से जो है वो ह्वेनसांग, याद रखिएगा। थोड़ा सा ट्रिक लगा लीजिएगा और कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है वो ह्वेनसांग ने जो है वो भारत की यात्रा की थी। तो इसीलिए जो है हमारा ए बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतने ही सवाल थे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई।